बिहार शरीफ के सर्किट हाउस में मीडिया से मुखतिब होते हुए प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि हम विशेष राज्य का दर्जा चाहते ही हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम विशेष पैकेज की मांग करते हैं और इसका अर्थ है विशेष सहायता। बिहार में यह मांग इसलिए उठती है क्योंकि यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की कमी है और यह कमी बिहारवासियों के कारण नहीं बल्कि भौगोलिक और ऐतिहासिक कारणों से है। उन्होंने बताया कि बिहार में खान खदान नहीं है, समुद्री किनारा नहीं है और यह बिहार का दोष नहीं है। अगर किसी प्रदेश में सोने की खान है तो यह न तो वहां की सरकार की उपलब्धि है और न ही पब्लिक की। कहीं हीरे की खदान है या सैकड़ों किलोमीटर का समुद्री किनारा मिला हुआ है तो यह उनकी सामुद्रिक संपत्ति है। बिहार वैसे भाग्यशाली प्रदेशों में नहीं है। फिर भी सीमित संसाधनों के बावजूद नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने पूरे देश को दिखा दिया है कि हमारे संसाधन कम हैं, लेकिन तरक्की की रफ्तार में हम किसी भी विकसित प्रदेश से कम नहीं हैं। यही हमारी विशेषता है। हम देश के किसी भी प्रदेश के मुकाबले में अच्छी गति से तरक्की कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम गरीब बने हुए हैं। यही हमारे विशेष राज्य के दर्जे, विशेष राज्य के पैकेज या विशेष ये तो हम लोगों की मांग है। आप लोग तो दिन रात देखते ही हो कि हम लोग तो वैसे विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं, लेकिन अगर विशेष राज्य का दर्जा देने में कोई दिक्कत है तो हम लोग विशेष पैकेज की मांग करते हैं। और विशेष पैकेज का अर्थ होता है विशेष सहायता, और उसका केस इसलिए बिहार में बनता है कि आप सब लोग जानते हैं कि बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी है और वो कोई बिहार वासियों के कारण नहीं, उसके भौगोलिक और ऐतिहासिक कारण है कि अगर हमारे यहाँ खान खदान नहीं है, समुद्री किनारा नहीं है तो ये बिहार का दोष नहीं है ना। अगर किसी प्रदेश में सोने की खान है तो ये वहाँ के न सरकार की उपलब्धि है न पब्लिक की उपलब्धि है। कहीं हीरे की खान है, किसी को सैकड़ों किलोमीटर समुद्री किनारा मिला हुआ है, उनको सामुद्रिक संपत्ति ही अपूत है। वैसे प्रदेश तो क्या किया जा रहा है? हम लोग तो वैसे भाग्यशाली प्रदेश नहीं है जो हमारे पास भौगोलिक अवस्थिति के कारण इतने प्राकृतिक संसाधन हो, लेकिन सीमित संसाधनों के बावजूद बिहार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये पूरे देश को बता दिया है कि हमारे संसाधन कम हैं, लेकिन तरक्की की रफ्तार में हम किसी विकसित प्रदेश से भी कम नहीं रहते। यही हमारी विशेषता है और हम इस देश के किसी भी प्रदेश के मुकाबले अच्छी गति से तरक्की कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम गरीब ही बने। यही हमारे चाहे विशेष राज्य का दर्जा कहिए या विशेष पैकेज कहिए या विशेष सहायता कहिए, इसकी मांग का आधार यही है कि ऐसा नहीं है कि हम कोई काम गलत कर रहे हैं। हम काम सबसे अच्छा कर रहे हैं, फिर भी हम पीछे। मतलब कुछ इसके मौलिक या गहरे कारण हैं जिनको दूर करने के लिए हमें अधिक सहायता मिलनी चाहिए, जिसका संवैधानिक प्रावधान भी है और नीति आयोग के मैंडेट में भी। नालंदा विश्वविद्यालय में एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक के भविष्य पर विचार विमर्श किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विदेश मंत्रालय के सचिव जयदीप मजूमदार ने बिम्स्टेक की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 1997 में स्थापित यह संस्था हमारे 6 पड़ोसी देशों को एक मंच पर लाती है। ये शिक्षा, व्यापार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे विविध क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देती है। उन्होंने आगे बताया कि भारत सरकार इस पहल को और अधिक मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है और जल्द ही दिल्ली में सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक होने वाली है। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अभय कुमार सिंह ने कहा कि आज की संगोष्ठी में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वानों ने बिम्स्टेक को और अधिक गति प्रदान करने तथा इसे नई ऊंचाइयों तक ले जाने पर चर्चा की। भारत का पूर्वी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध इस पहल को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। कार्यक्रम में कई प्रतिष्ठित वक्ताओं ने अपने विचार रखे।
जिनमें डॉक्टर राजीव रंजन चतुर्वेदी, प्रोफेसर अभय कुमार सिंह, डॉक्टर रजत एम नाग, सब्यसाची दत्ता, डॉक्टर लोइटॉन बुम विश्वंजीत सिंह और प्रोफेसर राधा दत्ता शामिल थे। इस संगोष्ठी ने बिम्स्टेक के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये पहल न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक नए युग की शुरुआत का संकेत दे। तो हमारे पड़ोसी जो 6 देश है और भारत, हम मिलके हमारा एक संस्था है बिम्स्टेक, ये 1997 में सेटअप हुआ था। इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसमें हम लोग हर एक तरह की कोऑपरेशन करते हैं, एजुकेशन फील्ड में हो, ट्रेड में हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन में हो, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के बीच में है। तो इसमें इसका हम भारत सरकार इसका और भी डेवलप करना चाहते हैं, इसको नया एनर्जी देना चाहते हैं। तो इसके लिए अभी 2 दिन में दिल्ली में एक ये 7 देश के विदेश मंत्री जो है वो आके डिस्कस करेंगे कि आगे क्या हमें करना है। तो भारत भी कुछ प्रस्ताव देंगे कि किस किस एरिया में हमारी रुचि है डेवलपमेंट करने में और हम क्या इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो, स्पेस में हो, एग्रीकल्चर में हो, ये टूरिज्म में हो, इन सब एरिया में। तो ये सारे स्कॉलर्स जो हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के स्कॉलर्स पर भारत में ही है इस समय। सभी लोगों ने किन विषयों को पढ़ा? सभी लोगों का ये था कि जो बिम्स्टेक हमारा है, इस बिम्स्टेक में किस प्रकार को इसको और जिसकी सक्रिय है बिम्स्टेक और बिम्स्टेक कार्य भी बहुत कर रहा है, पर इसको गति प्रदान करना, इसमें इसको और अधिक ऊंचाई पर ले जाना, क्योंकि भारत का जो एक विशेष जो दृष्टिकोण है आज के कि वो पूर्वी देशों के साथ हमारी मित्रता घनिष्ठ है, पूर्वी देशों के साथ मिलकर हम क्षेत्रीय इस अपनी संपन्नता को बढ़ाएं। तो इस विचार के साथ जो हम बढ़ रहे हैं उसमें जो नीति बन रही है, उस नीति को किस न किस प्रकार से ये विद्वान लोग अपने अनुभव, अपने ज्ञान, अपने विचारों से उस नीति को एक दिशा देने की जो सुझाव दिए जा सकते हैं वो इस समय डिस्कशन में हुए हैं। क्योंकि अभी अगले महीने आपको जो हमारे समाजसेवी देवीलाल यादव द्वारा बिहार शरीफ प्रखंड के बिजवनपर गांव में नवनिर्मित हनुमान मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर बुधवार को भव्य कलश शोभायात्रा निकाली गई। ये यात्रा स्थानीय लोगों की आस्था और उत्साह का प्रतीक बनकर उभरी। कलश यात्रा बिजवनपर गांव से निकलकर गंगा बीघा गांव पहुंची, जहां से श्रद्धालुओं ने पाइपलाइन से अपने अपने कलशों में गंगाजल भरा। इसके बाद ये शोभायात्रा महानंदपुर, कासिमचक और देवधा होते हुए NH-20 स्थित हनुमान मंदिर तक पहुंची। पूरे रास्ते पर भक्तों ने जय श्री राम और जय हनुमान के जयघोष से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। आयोजक समाजसेवी देवीलाल यादव ने बताया कि इस कलश यात्रा में 351 कुमारी कन्याओं एवं महिलाओं के साथ साथ बड़ी संख्या में युवाओं ने भी भाग लिया। ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि लोगों में धार्मिक भावना इतनी प्रबल है। उन्होंने आगे बताया कि गुरुवार को 24 घंटे का अखंड कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद शुक्रवार को एक विशाल भंडारे का आयोजन होगा, जिसमें हजारों लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि यह मंदिर हमारे गांव के लिए एक नई आस्था का केंद्र बनेगा। इससे न केवल धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि समुदाय में एकता भी मजबूत होगी। हमारे ग्राम बिजवन पर NH-82 मोड़ पार्वती होटल के बगल में एक नया मंदिर का निर्माण हुआ। वो हनुमान जी का मंदिर, वीर हनुमान संकट मोचन का मंदिर का निर्माण हुआ। उस उपलक्ष्य में हम लोग भव्य कलश यात्रा का आयोजन किए। कितने महिलाएं तो शामिल हुई इसमें? लगभग महिलाएं 250 से 300 महिलाएं, 250-300 पुरुष, लगभग 500 से 600 की संख्या में हम लोग अपना जुलूस को निकाले, अपना शोभ यात्रा को निकाले। कहाँ के कलश यात्रा लाए? आगे का कार्यक्रम अभी जो प्राण प्रतिष्ठा होता है, जो अपना पंडित लोग करते हैं अपना अति से,
उसी हिसाब से अपना वो कार्यक्रम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और कल 11 तारीख को सुबह 7:30 बजे से अखंड कीर्तन स्टार्ट होगा। हरि भजन उसमें होता है, हरे राम का। और परसों 2 बजे के बाद 12 तारीख को 2 बजे के बाद क्या कहता है भंडारा का आयोजन है। कितने 24 घंटे का अखंड है? हाँ 24 घंटे का अखंड है। और 12 तारीख के भंडारा है। क्या भगवान से मांगते हैं? भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जितने भी ग्राम वासियों हैं, जितने भी नालंदा वासियों हैं, ये सब का हम शुभ कामना मांगते हैं वीर हनुमान से कि सबको अच्छा और प्रेम पूर्वक बनाए रखें, सुरक्षित रखें, निरोग रखें, सबको एक दूसरे से मिलता जुलता रखें और ऐसा भव्य कार्यक्रम सभी को सहयोग से होता रहे। कलश यात्रा कहाँ तक निकाला गया? कलश यात्रा हम लोग यहाँ से गए, गंगा जल जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गंगा जल का पाइपलाइन गया है, वहाँ से गंगा जल आगे से व्यवस्थित कर करके गंगा विघा का आगे गेल जो ऑफिस है वहाँ से हम लोग उठा करके गंगा जल घड़े में अपना ला करके यहाँ अपना बीजवन पर रखें मंदिर के पास। जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री सह नालंदा जिला के प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आज नालंदा जिले में समाज कल्याण विभाग अंतर्गत स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत बच्चों के बीच प्रमाण पत्र का वितरण एवं राजस्व भूमि सुधार अंतर्गत चिन्हित लाभुकों को बंदोबस्ती प्रमाण पत्र का वितरण किया। इस अवसर पर एडीएम मंजीत कुमार ने कहा कि सरकार गरीबों और वंचितों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अभियान बसेरा 2 योजना के तहत चिन्हित 2734 भूमिहीन परिवारों को बंदोबस्ती प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि शेष परिवारों को भी जल्द ही प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग की स्पॉन्सरशिप योजना के तहत 64 ऐसे बच्चों को जिनके माता पिता का देहांत हो चुका है, उन्हें 4000 रुपये प्रति माह का अनुदान 3 वर्ष तक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह योजना गरीब बच्चों को शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगी। अभियान बसेरा 2 योजना के तहत 3739 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें 2734 भूमिहीन परिवारों को चिन्हित किया गया था। उन्होंने कहा कि शेष परिवारों का भी सर्वेक्षण जल्द ही पूरा कर लिया। जो बंदोबस्ती पर्चा जो मिली है वो 3739 जो सर्वेक्षण हुआ अभियान बसेरा 2 में, उसके तहत 2734 का तैयार कर दिया गया है। माननीय मंत्री महोदय के द्वारा एक टोकन के रूप में 5 व्यक्तियों को वितरण किया गया है। उसके अलावा स्पॉन्सरशिप एक योजना है जो समाज कल्याण विभाग की है। उस योजना के तहत कुल नालंदा जिला में 64 व्यक्तियों का चिन्हित किया गया है। इसमें वैसे बच्चों को चिन्हित किया जाता है जिनका या तो माता पिता दोनों का देहांत हो जाता है या पिता का देहांत हो जाता है, जो गार्जियन है जो कमा हुए हैं, तो उनको 4000 रुपया मासिक उनको अनुदान दिया जाता है। कितने दिनों तक? ये लगातार चलता है, 18 वर्ष होने तक ये दी जाती है। तो इसके तहत भी टोकन के रूप में 5 माननीय मंत्री महोदय के द्वारा आज वितरित किया। बिहार शरीफ मुख्यालय के दीपनगा थाना क्षेत्र के देवधा गांव में एक अजीबोगरीब घटना घटी। बदमाशों ने संफुल देवी के घर में सेंधमारी कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फिर घर में आग लगा दी। पीड़ित रितेश चौधरी ने बताया कि वे सपरिवार नवादा में एक शादी समारोह में गए हुए थे और घर में ताला लगा हुआ था। ग्रामीणों ने बुधवार सुबह देखा कि घर से तेज धुआं और आग की लपटें निकल रही हैं। आग बुझाने के लिए अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई और दमकल की गाड़ी ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका था, जिससे करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। दीपनगा थाना अध्यक्ष नारद मुनि सिंह ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना हमारे पूरा परिवार हम लोग शादी में चले गए थे नवादा, जो कि हम यहाँ नहीं थे, नवादा शादी में चले गए थे और गांव वाले रात्रि में हम आग लगा दिया गया था और चोरी करके आग लगा दिया गया था। और गांव वाले ने हमको फ़ोन करके बताया कि आपके घर में आग लगा हुआ है। तो हमने वहां से नवादा से हम आए यहाँ, बाकी और अग्निशामक वाले भी आए और थाना प्रभारी भी आए और अग्निशामक के द्वारा ही घर को पूरा एकदम जल गया था, उसको बुताया गया
अग्निशामक के द्वारा। कितना के क्षति होगा लगभग? लगभग पूरा घर का संपत्ति समझिए पूरा जल गया, कुछ बचा ही नहीं है। तो एक अनुमानित राशि होगी ना कि कितनी की संपत्ति जल कर राख हुई होगी? उसमें बहुत सारा सामान था, कम से कम 3-4 लाख रुपया का सामान समझिए जल गया। ऐसे जेवर जाठी जो भी था सब मेरा पूरा जल गया, ले हाँ, सब जल गया। माने चोर है जो चोरी किया, हाँ, चोरी करने के उपरांत है जो आपके घर में आग लगा दिया। पूरा घर में पूरा संपत्ति मेरा जल का खाक हो गया, कुछ नहीं बचा हमारे पास। क्या नाम हुआ आपका? हमारा रितेश चौधरी नाम हुआ।